नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट ईवीएस पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। ईवीएस पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 14वीं वीडियो है। अगर आप सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है। जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। ध्यान से समझिएगा, क्या कहा जा रहा है कि किसी टॉपिक पर कक्षा में चर्चा की गई है टीचर के द्वारा, तो उस पर विद्यार्थियों के मन में विरोध की परिस्थिति उजागर हो गई है। यानी जाहिर सी बात है, जब प्रत्येक बच्चे का अनुभव अलग अलग हो सकता है, प्रत्येक बच्चा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा होगा, इसकी वजह से उसमें मतभेद है, यानी उनके विचारों में एक तरीके से विरोध की स्थिति है। तो इस कंडीशन में एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि आप छात्रों से कहेंगे कि ध्यान भंग ना करें। अब देखिए, बच्चों में अगर अलग अलग कोई विचार है तो आप एज ए टीचर उनसे ये कह रहे हैं कि आप ध्यान मांग ना करें, आप केवल विषय पर ध्यान केंद्रित करें। तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया ना, क्योंकि बच्चों का जो विचार है, जो बच्चों का विचार है उसे सही पॉइंट तक ले जाना एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि बच्चे अगर उस पॉइंट को लेकर के कोई मिसकॉन्सेप्शन, कोई भ्रांति अपने मन में बना ली है, तो उनके भ्रांतियों को दूर करना और उसके मिसकॉन्सेप्शन को दूर करते हुए सही कॉन्सेप्ट बनाना, ये हमारा उद्देश्य होता है एज ए टीचर। ठीक है, और ये विकल्प क्या कह रहा है कि आप बच्चों को सीधे मना कर दे रहे हैं कि नहीं नहीं, ये सब छोड़ो और सिर्फ विषय पर ध्यान दो। तो ये तो निगेटिव हो गया ना, इससे बच्चा एक तरीके से क्रिएटिव नहीं बनेगा, क्योंकि उसके मन में जो क्यूरियोसिटी थी, जो उत्सुकता थी चीजों को जानने के लिए, उसको आपने दबा दिया। निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, छात्रों से कहेंगे कि वह कक्षा के उपरांत आपस में इस विषय पर चर्चा करें। तो कक्षा के उपरांत कहाँ चर्चा करेगा? कक्षा के उपरांत तो वो विद्यालय से घर चला जाएगा ना। तो आपको जो भी गतिविधि करानी है वो विद्यालय में ही करानी है, कक्षा में ही करानी है। ठीक है, ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, छात्र से कहेंगे कि आप अपने माता पिता से पूछें कि विद्यालय में इस विषय को ना उठाए। तो ये फिर एकदम निगेटिव है, क्योंकि एज ए टीचर आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं अगर आप बच्चों के उत्सुकता के द्वारा उठ रही प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। यह विकल्प सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। कैसे? देखिए, जब बच्चा कक्षा में अपने अनुभव को साझा कर रहा होगा तो यहां पर देखिए, एक तो सांस्कृतिक सामाजिक विषय की बात की गई थी, यानी बच्चा सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होगा कक्षा में, यानी समूहों में। ठीक है, तो ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पॉजिटिव हो गया। दूसरा देखिए, जब भी बच्चा अपने अनुभव को शेयर करेगा तो जाहिर सी बात है सक्रिय होगा, और जब सक्रिय होगा और इस टॉपिक पर कक्षा में संबोधन करेगा तो अलग अलग अनुभव आने के बाद से, जब हमारे पास कई विचार हो सकते हैं, उसके बाद से उन विचारों को सुनने के बाद से एज ए टीचर हम उनमें से क्या मिसकॉन्सेप्शन है उसको क्लियर कर सकते हैं और क्या सही कॉन्सेप्ट है उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे भी सक्रिय हैं और टीचर भी सक्रिय है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो। इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए? एज ए टीचर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में वनस्पति के बारे में समझ और ज्ञान बच्चे में विकसित हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि वह पौधों के नाम कंठस्थ करके कक्षा में बताने को कहें। रटना, याद करना, ये सब निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, छात्रों से कहे कि वह विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में अपने माता पिता से पूछें। तो माता पिता जो है वो परिवेश का भाग है, या फिर यूँ कह लें कि बच्चे के एक तरीके से समुदाय का हिस्सा है। तो ये पॉजिटिव हो सकता है, फिर भी मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि आगे हो सकता है कि इससे ज़्यादा पॉजिटिव हमें मिल जाए। ठीक है, चौथा देखिए, छात्रों से कहें कि वह स्वयं वीडियो देख करके पौधों की पहचान करें। तो ये निगेटिव है, क्योंकि देखिए बच्चे सक्रिय रह कर जरूर करेंगे, लेकिन वहाँ पर एज ए टीचर हमें भी आवश्यकता होगी कि बच्चा किसी मिसकॉन्सेप्शन पर ना पहुँच जाए। क्योंकि जैसे देखिए, बच्चा खुद करके सीखेगा। जैसे आप ऐसे समझिए, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में बच्चे को खुद करने का मौका दिया जाता है, लेकिन एज ए टीचर हम उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि कहीं कुछ गलत केमिकल मिला करके विस्फोट ना कर दे। यानी कि बच्चा करके सीखेगा, सक्रिय रहेगा, लेकिन एज ए टीचर हमें भी उसको अवलोकन करना है कि कहीं वो गलत रिजल्ट पर ना पहुँच जाए। यहाँ पर वीडियो केवल देख करके बच्चा नहीं समझ पाएगा, क्योंकि बच्चे खेल के माध्यम से सीखेंगे, अपने परिवेश से देख करके सीखेंगे। अब ये भी तो हो सकता है ना कि वीडियो में जो पौधे दिखाए जा रहे हैं वो उसके परिवेश में ना मिलते हो, क्योंकि ऐसा संभव है कि उसके स्थानीय क्षेत्र में जो पौधे मिलेंगे उसी के बारे में तो वो जानेगा, क्योंकि ये ईवीएस का पेपर है और ईवीएस बच्चों को परिवेश से जोड़ करके बताने की बात करता है। ठीक है, इस वजह से ये निगेटिव हो गया। उसके बाद से देखिए, तीसरा क्या कहा जा रहा है कि छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे चलने को कहें और वहां पर सभी पौधों की पहचान करने को कहें। अब ये दूसरा वाला जो विकल्प है वो बिल्कुल निगेटिव हो गया। कैसे निगेटिव हो गया? देखिए,
बच्चे जब माता पिता से पूछेंगे तो जाहिर सी बात है उनको प्रत्यक्ष तौर पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जब बच्चा शैक्षणिक भ्रमण करता है, देखिए यहाँ पर बगीचे में चलने की बात की गई थी, जब बच्चा शैक्षणिक भ्रमण करता है तो बगीचा में जाकर के वो प्रत्यक्ष तौर पर पौधों को देखेगा, वनस्पतियों को देखेगा, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष मूर्त अवस्था में चीज़ों को देख रहा है और इसलिए यहाँ पर उसका जो अधिगम होगा वो सबसे ज़्यादा सार्थक हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम यानी कम्युनिकेशन मीडियम विषय पढ़ाते समय फराह अपने छात्रों में अन्वेषण यानी कि खोज को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सी नीतियों का उपयोग करेगी। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यमों के चित्र एकत्र करें और उन्हें वर्गीकृत करें, यानी चित्रों को इकट्ठा करना है और उनको कैटेगराइज करना है। ठीक है, तो इसमें बच्चे सक्रिय रहेंगे, तो ये हमारा उत्तर हो सकता है, मैं स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि संचार के माध्यमों पर एक वीडियो दिखाएंगे, तो केवल वीडियो दिखा करके बच्चे नहीं समझेंगे, ये निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यमों पर अपने अनुभव बताएं और उन पर चर्चा करें। बच्चे जब भी अपने अनुभव को बोलते हैं, अपने अनुभव को साझा करते हैं, तो उन्हें सक्रिय होकर के एक तरीके से ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार देखिए जब कई अनुभव बच्चे कक्षा में मान लीजिए 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे आएंगे, 50 बच्चों के अनुभव आएंगे, यानी 50 विचार आ गए। और ले वाइगोत्स्की ने एक टर्म दिया था MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी जिसका भी विचार थोड़ा सा ज्यादा होगा कहीं ना कहीं वो अन्य बच्चे उससे सीख पा रहे होंगे, तो ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। चौथा देखिए संचार के माध्यमों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखा करके, तो ये लोअर क्लासेज में प्राइमरी स्तर के लिए पावर पॉइंट देख करके बच्चे नहीं सीखेंगे, PPT यानी प्रेजेंटेशन देख करके नहीं सीख पाते हैं, तो ये निगेटिव हो गया। यानी कि देखा जाए तो केवल सी वाला विकल्प हो सकता है क्या, देखिए ऑप्शंस में देखिए केवल सी का विकल्प कहीं दिया ही नहीं गया है, केवल सी का विकल्प कहीं दिया ही नहीं गया है, यानी सी तो कंफर्म सही है। और ए वाला मैंने स्टार लगाया था, देखिए छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यमों को एकत्रित और उनको वर्गीकृत करें, तो यहां पर भी बच्चा बिल्कुल सक्रिय है और सक्रिय होकर के अपने ज्ञान की रचना करेगा, इसलिए ए वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हमारा विकल्प क्या बना, ए और सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा दिए गए विकल्प में। देखिए चलिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, ऑप्शन नंबर 3 ए और सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य क्या है। देखिए कक्षा 3 के बच्चे हैं और उनके में एक चैप्टर दिया गया ऊंची उड़ान, और इसमें पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक ने यह कहा कि आप अपने आसपास के पक्षियों और उनकी विशेषताओं का अवलोकन करिए। तो इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि छात्रों में पक्षियों से संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना, यह विकल्प निगेटिव है। क्यों, अभी आपको पता चलेगा। दूसरा देखिए छात्रों में पक्षियों के बारे में ज्ञान का आधार विकसित करना, यह भी निगेटिव है। चौथा देखिए छात्रों में पक्षियों के बारे में वैज्ञानिक समझ विकसित करना, यह भी निगेटिव है। एक ही विकल्प इसका केवल पॉजिटिव है, छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना, यह सबसे ज्यादा ब्रॉड सेंस में है। देखिए बच्चे जब भी किसी संप्रत्यय किसी कॉन्सेप्ट के प्रति रुचि लेते हैं तो इससे उनमें इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होता है चीजों के बारे में जानने के संदर्भ में। यानी जब बच्चे का एक बार रुचि पैदा हो गया तो वह संबंधित जानकारी को इकट्ठा करने के लिए खुद प्रेरित होगा, साथ ही साथ उससे संबंधित एक तरीके से उसके बारे में ज्ञान को अर्जित करने के लिए खुद प्रेरित होगा, और साथ ही साथ वो विभिन्न प्रोसेस से होकर के गुजर रहा होता है, यानी कि वैज्ञानिक तथ्यों को जैसे कि खुद करके सीखने की बात आती है, इसलिए वैज्ञानिक समझ भी विकसित कर पाएगा। तो रुचि सबसे ज्यादा ब्रॉड सेंस में, और बाकी के जो 3 विकल्प हैं वो पहले से इसमें इंक्लूडेड हैं। जब बच्चा एक बार रुचि लेने लगेगा तो खुद तत्पर हो जाएगा चीजों के बारे में संबंधित जानकारी इकट्ठा करने के लिए, उसको सीखने के लिए, वैज्ञानिक समझ विकसित करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सीमा एक EVS की अध्यापिका हैं, छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती हैं। उन वस्तुओं जैसे कि धातु का पैन, स्टील का चम्मच, प्लास्टिक का चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डाल करके देखें कि वे तैरते हैं अथवा डूबते हैं। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती है। वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती हैं, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है घनत्व की वजह से ये स्टील का जो चम्मच था वो पानी में डूब गया और जो प्लास्टिक का चम्मच था वो तैर रहा था। तो हमसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक क्यों नहीं समझती हैं। चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया, वे घनत्व को समझने के लिए उससे संबंधित क्रियाकलाप नहीं कर सकते। तो ये बच्चों को कम आंका जा रहा है। कोई भी ऐसा विकल्प जो कि बच्चे को कम आंके या फिर बच्चों की कमियों को बताए वो कभी भी हमारा उत्तर नहीं होता है, क्योंकि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है वो हर चीज को उत्सुकता भरी नजर से देख रहे होते हैं और चीजों को समझने के लिए तत्पर होते हैं। ठीक है, तो ये कहना कि बच्चे इससे संबंधित क्रियाकलाप नहीं कर सकते हैं,
बच्चों को कम आंकने की बात कर रहा है, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, वे घनत्व उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। देखिए, प्राइमरी स्तर पर जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनको इंट्रोडक्शन लेवल पर बताया जाता है, यानी सिर्फ परिचय देने के लिए बताया जाता है। तो जब आप परिचय देंगे तभी तो उच्च कक्षा में वो उसे पढ़ेंगे, यानी परिचय देना प्राइमरी में इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे तो इसको इग्नोर कर देंगे, उसका इंट्रोडक्शन आप प्राइमरी में ही देंगे, यानी कि ये बिल्कुल निगेटिव हो गया। क्योंकि आप कम से कम बच्चे को ये नहीं कह सकते कि नहीं आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, आपको बताना होगा कि घनत्व क्या होता है या फिर ये सभी चीज़ें, ठीक है। इस वजह से ये निगेटिव हो गया। पहला देखिए, वे घनत्व के प्रत्यय को याद नहीं रख पाएंगे। रटना, याद करना जहां पर भी दिख जाए आपको सोचना ही नहीं, ये नेगेटिव ही होता है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2, देखिए, वे घनत्व के वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेंगे। वैकल्पिक मतलब कि उसका अल्टरनेट मिसकॉन्सेप्शन बना सकते हैं। देखिए, घनत्व क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन बराबर घनत्व होता है। तो जब बच्चा द्रव्यमान के कॉन्सेप्ट को नहीं जानता है, जब बच्चा आयतन के कॉन्सेप्ट को नहीं जानता है, तो घनत्व को कैसे समझ पाएगा? यानी कि जब तक बच्चे को द्रव्यमान और आयतन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक बच्चा घनत्व समझ ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर जो शिक्षिका थी वो अभी बच्चे को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती हैं, क्योंकि जब वो द्रव्यमान पढ़ा लेंगी, जब वो आयतन के बारे में बच्चों को बता लेंगी, तब घनत्व पढ़ाएंगी। और इसलिए नहीं बताना चाहती हैं क्योंकि वो वैकल्पिक अवधारणा यानी मिसकॉन्सेप्शन अपने मन में बना सकते हैं। इस वजह से विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लोकेश भूमि भरण और उसके प्रभाव के विषय में बात कर रहे हैं। लोकेश एक टीचर हैं जो कि भूमि भरण यानी कि लैंड फिलिंग की बात की जा रही है, ठीक है। मिट्टी भरने के सेंस में आप समझ सकते हैं, जमीन पे, ठीक है, इसकी बात की जा रही है। और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा इन्वायरमेंट पर, इसकी बात की जा रही है, ठीक है। जाहिर सी बात है, धूल मिट्टी उड़ेगा तो वायु प्रदूषण होगा और अन्य भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ा जाए। उन्होंने छात्रों को समीपवर्ती भूमि भरण क्षेत्र पर जाने के लिए कहा और उसके विवरण यानी केस स्टडी तैयार करने के लिए कहा। यह क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते। कहा जा रहा है कि यह विद्यार्थियों को कारण और प्रभाव संबंध खोजने में सहायक है। संबंध खोजने की बात की जा रही है। देखिए, यहाँ पर कारण तो खोजने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी वायु प्रदूषण हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? भूमि भरण की वजह से हो रहा है, धूल उड़ रहे होंगे उसकी वजह से हो रहा है। तो कारण खोजने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर विकल्प में कारण खोजने की बात कर रहा था, कारण भी खोजने की बात कर रहा था, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, यह विद्यार्थियों के एक क्षेत्र के भूभरण क्षेत्र को जानने में सहायक है। तो केवल क्षेत्र को जानने के लिए नहीं किया गया है, ये केवल क्षेत्र को जानना यहां पर उद्देश्य नहीं है, ये बहुत ज्यादा संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। तीसरा देखिए, छात्रों के कक्षा से बाहर जाने व आनंद देने में सहायक है। देखिए, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों के विद्यालय को उसके बाहर के परिवेश से जोड़ना है, यानी विद्यालय के बाहर जाने की बात करता है। तो यही बात तो विकल्प नंबर सी भी कह रहा है, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर होगा। चौथा देखिए, यह छात्रों को समस्या के विश्लेषण और उसके हल के विषय में सोचने में सहायक करता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये वैसे भी पहला वाला जो था ये पहले ऑप्शन नंबर 4 में पहले से इंक्लूडेड है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ के बारे में जब विश्लेषण करते हैं तो उसका कारण यानी उसका कॉज क्या है और उसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है, ये सभी विश्लेषण में हम लोग तय कर रहे होते हैं। तो जो पहला वाला विकल्प है वो पहले से ऑप्शन नंबर 4 में इंक्लूडेड है, और साथ ही साथ ये अब थोड़ा ब्रॉड सेंस में हो गया, इसलिए ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी कि हमारा उत्तर क्या बना, सी और डी। चलिए ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, सी और डी केवल इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं और उनके समाधान संबंधी मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह विद्यार्थी को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है क्योंकि बच्चों को मॉडल बनाने के लिए और साथ ही साथ जो नेशनल लेवल के जो एग्जीबिशन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा क्यों, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए पहला विकल्प दिया गया है, विद्यार्थी मॉडल बनाने में व्यस्त और संलग्न रहेंगे। केवल व्यस्त रखने के लिए नहीं किया गया, क्योंकि अगर व्यस्त ही रखना था तो अन्य भी माध्यम हो सकते थे। बच्चों को खेल के माध्यम से भी व्यस्त रखा जा सकता था, कोई होमवर्क भी दिया जा सकता था। केवल मॉडल के माध्यम से व्यस्त रखने के लिए ये नहीं किया गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, मॉडल बनाने में कीमती सामान खरीदने में आनंद मिलता है। देखिए, बच्चे को जो भी मॉडल बनाने के लिए एनसीएफ ने गाइडलाइन जारी की है वो बच्चों के समुदाय परिवेश से बिल्कुल आसानी से मिलने वाला होना चाहिए, ना कि कीमती होना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, मॉडल निर्माण से कक्षा की निरस्ता भंग होती है। निरस्ता यानी कि बोरियत की बात की जा रही है। तो केवल बोरियत को भंग करने के लिए मॉडल नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि उसके अगर बच्चे को के बोरियत को ही दूर करना उद्देश्य होता है तो बच्चों को खेलना भी सिखाया जा सकता था, मतलब खेल भी कराया जा सकता था, खेल जैसी गतिविधि, तो उससे भी बच्चे की बोरियत दूर हो जाती। केवल बोरियत को दूर करने के लिए मॉडल नहीं बनाया जा रहा है, निगेटिव हो गया।
तीसरा देखिए, मॉडल बनाने से विद्यार्थियों के में सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है। बच्चे जब भी मॉडल बनाएंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे और इससे बच्चे उस कॉन्सेप्ट के गुण और दोषों के बारे में जानेंगे, यानी समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिएटिव थिंकिंग, और साथ ही साथ बच्चे सृजनशील बनेंगे यानी चीज़ों को बनाना सीखेंगे, क्योंकि ईवीएस में एक थीम भी है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये उसी के अंतर्गत, उस थीम के अंतर्गत आएगा। इस वजह से ये विकल्प सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है। प्रक्रिया कौशल को विकसित करना है यानी प्रोसीजरल स्किल की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। देखिए, नृत्य करना, वाचन करना और गायन करना, ये तीनों ईवीएस से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 2 की, बागवानी, बागवानी बच्चों के परिवेश से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और इसलिए एनसीएफ बच्चों के परिवेश से जोड़ने की बात करता है। इस वजह से बागवानी में क्या हो गया, प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया जा सकता है। प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट मतलब कि चरण दर चरण, जैसे कि देखिए, बच्चा पहले क्या करेगा, बागवानी करने के लिए खुरपी से मिट्टी को खोदेगा, उसके बाद से मिट्टी को भुरभुरा करेगा, उसके बाद से पौधा लगाएगा, फिर पानी डालेगा, फिर देखभाल रोज करेगा उसको उस प्रकार से। ये क्या है, ये चरण है, प्रोसेस है, यानी इसी को प्रोसीजरल स्किल बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के जो 3 विकल्प थे, नृत्य करना, वाचन करना और गायन करना, इसमें प्रोसीजरल स्किल नहीं आता है। ठीक है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बगीचे में 2 बर्तनों में बीन के बीज बोए गए। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया में और दूसरा बर्तन सूर्य के प्रकाश में रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड रखने के लिए कहा गया। इससे राधा को सहायता मिलेगी। यानी कि देखिए, एक तरीके से गमले में 2 बीज बोए गए थे। एक को टीचर ने बोला कि आप छाया में रखिए और दूसरे को बोला सूर्य के प्रकाश में यानी धूप में रखिए। ठीक है, और प्रतिदिन उसका अवलोकन करिए। इससे बच्चे में किस प्रकार की कौशल विकसित होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथा विकल्प दिया गया है, समयबद्धता और अनुशासन में। तो अनुशासन विकसित नहीं किया जा सकता इसके माध्यम से। तीसरा देखिए, संप्रत्ययों की प्रस्तुति में, तो कॉन्सेप्ट को एक तरीके से रिप्रेजेंट करने की बात की जा रही है, तो ये कॉन्सेप्ट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, आत्मविश्वास बढ़ाने में, तो कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के और भी तरीके हो सकते हैं। केवल ये अवलोकन करने की बात की गई थी, अवलोकन का रिकॉर्ड तैयार करने की बात की गई थी, तो इसमें बच्चे में अवलोकन कौशल विकसित होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है, सर्वश्रेष्ठ संभावना चुनिए। ठीक है, एक टीचर बच्चों को किस प्रकार से पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बना सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि उन्हें वस्तुओं के पुनः उपयोग, पुनः चक्रण में लाने के लिए कहना। केवल कह देने से बच्चा नहीं सीखेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा प्राइमरी स्तर का है और प्राइमरी स्तर में बच्चे जब तक करके नहीं सीखेंगे तब तक चीज़ों के बारे में नहीं सीखते हैं। ठीक है, तो केवल कहना एक तरीके से उनको केवल बता देने के, इन्फॉर्मेशन को एक तरीके से बस दे देने के सेंस में, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार से देखिए, दूसरे में भी कहना वर्ड आया हुआ है, यानी कि उन्हें संसाधन विकसित करने के लिए कहना, तो ये भी निगेटिव हो गया। उन्हें प्रकृति को हानि ना पहुंचाने के लिए कहकर, ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, उन्हें अपने इलाके के एक पौधे पेड़ का देखभाल करता बना करके। यहां पर देखिए, देखभाल करता जब उसको बनाया जाएगा, यानी उसको बताया गया कि आपको इस पौधे का देखभाल करना है, तो बच्चा रोज उसमें पानी डालेगा, रोज उसको देखेगा कि कोई जानवर इसको तोड़ करके या फिर इस प्रकार से कोई इसको नुकसान ना पहुंचा दे। तो जब बच्चा उसको रोज देखभाल करेगा तो जाहिर सी बात है उसके प्रति संवेदनशील बनेगा और पर्यावरण का संरक्षण बनेगा, और बच्चा खुद इसमें क्रियाशील है। बाकी के 3 विकल्पों में बच्चा क्रियाशील नहीं था, इसमें बच्चा खुद करके, क्योंकि पानी डालेगा तो खुद कर ही रहा है ना, तो खुद करके सीख रहा है, यानी कि सक्रिय भी है और साथ ही साथ संवेदनशील भी बनेगा। और यही प्रश्न में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ईवीएस पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 कि अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।